डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 17 में से टॉपिक हिस्टैरिसीस लूप स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेना है जैसा कि आयरन है, और उसको हम एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। तो उस एक्सटर्नल फील्ड के ज़ेर असर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के फील्ड को ऑब्ज़र्व करेंगे। एक तरफ हम एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करते जाएंगे और दूसरी तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाला जो चेंज है उसको ऑब्ज़र्व करते जाएंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन है, आयरन की एक बार है हमारे पास, एक सलाख है हमारे पास। तो हम इस सलाख को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होना चाहिए, मतलब हम उसकी कीमत एडजस्ट कर सकें। तो इस मकसद के लिए ना हम लेते हैं एक कॉइल, और कॉइल के अंदर हम इस आयरन बार को प्लेस करते हैं, रखते हैं। तो करंट को वेरी करने के लिए हमें एक रियोस्टैट का जो है ना सहारा लेना पड़ेगा। ये आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ना बैटरी है और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। इधर हमने जो है ना एक रियोस्टैट लगा दिया है ताकि हम करंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक वेरी कर सकें। तो बैटरी से जो करंट हम प्रोवाइड करेंगे आई, उसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। अब ये जो करंट है ना, इसको हम नाम देंगे मैग्नेटाइजेशन करंट का। ये करंट क्या कहलाएगा? मैग्नेटाइजेशन करंट। ये मैग्नेटाइजेशन करंट इस वजह से कहलाता है कि इसकी वजह से ना इस सोलेनॉइड का जो फील्ड है उसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। मतलब हमने जो एक्सटर्नल फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है उसको हम इस करंट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम मैग्नेटाइजेशन करंट का नाम देंगे। जब सोलेनॉइड में से करंट गुजरेगा तो सोलेनॉइड में पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन बार के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन बार के अपने अंदर भी फील्ड पैदा हो जाएगा। तो उसको हम जाहिर कर रहे हैं बी से, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। तो इस आयरन बार के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसको हम किसका नाम देंगे? मैग्नेटाइजेशन का। तो इन दोनों टर्म्स के ऊपर आपने खूब ध्यान रखना है। जिस करंट की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उस करंट का नाम है मैग्नेटाइजेशन करंट, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं किसका? मैग्नेटाइजेशन का। तो असल में हमने ग्राफ बनाना है इस मैग्नेटाइजेशन करंट और इस मैग्नेटाइजेशन के दरमियान, और उस ग्राफ की मदद से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पैदा हुई है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सेस ड्रा कर लेते हैं। तो ये आप समझ लें कि आपके पास हो गया एक्स एक्सेस, इस पर हम बनाएंगे मैग्नेटाइजेशन करंट, और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सेस, इस पर हम बनाएंगे मैग्नेटाइजेशन। एक्स एक्सेस पर क्या बनाएंगे? मैग्नेटाइजेशन करंट। ये राइट वर्ड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव होगा। और इसी तरह जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं वो हम बनाएंगे वाई एक्सेस पर। वो ऊपर की तरफ होगी पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या होगी? नेगेटिव। जब आपका मैग्नेटाइजेशन करंट ज़ीरो होगा उस वक्त मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो होगी, यानी कि ग्राफ होगा ओरिजिन पॉइंट पर। आप आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप नोट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मकदार है उसमें भी क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो जैसे ही मैग्नेटाइजेशन करंट मैक्सिमम होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इस मैक्सिमम वैल्यू को सैचुरेशन का नाम दिया जाता है। सैचुरेशन का मतलब है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड से भर गया हुआ है,
मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की कीमत मैक्सिमम हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। उसके बाद हम मैग्नेटाइजेशन करंट को रिड्यूस करेंगे। तो जब हम मैग्नेटाइजेशन करंट को रिड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन ये उस अंदाज में नहीं चलेंगे जिस अंदाज में पहले चल रहे थे। मतलब जैसे जैसे दोनों इकट्ठे बढ़े थे वैसे वैसे वो दोनों इकट्ठे कम नहीं होंगे। जो करंट है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लो स्लो नीचे आएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जब करंट वापस ज़ीरो पर आया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आ जाता, ज़ीरो पर आ जाता। यानी कि अगर ये बराबर चलते तो ग्राफ जिस लाइन पर गया था उसी लाइन पर वापस आता। तो ऐसा नहीं हुआ, हम करंट को रिड्यूस करते रहे, करंट तो ज़ीरो पर आ गया है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो पर नहीं आया। आप यूँ समझें कि आप करंट को ले गए थे 0 से 100 एम्पेयर तक। करंट को कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, 0 से 100 एम्पेयर तक। अब आप जो है ना, जैसे जैसे करंट को डाउन करते जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड को भी डाउन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लोली डाउन होता है। फ़र्ज़ करें कि जब करंट जो है ना वो 50 एम्पेयर पर था तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत हम कहते हैं कि जी 40 थी। और फिर मैग्नेटिक फील्ड कह लें कि 80 पर पहुंचा, सॉरी करंट 80 पर पहुंचा तो फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू 50 हो गई। जब करंट पहुंचा 100 पर तो फ़र्ज़ करें इसकी वैल्यू हो गई 60। अब जब हम करंट डाउन करते हैं तो फिर क्या होना चाहिए था कि जब करंट आया 80 पर तो इसको 50 पर आना चाहिए था। तो ये 50 पर नहीं आता, ये पीछे रह जाता है। फ़र्ज़ करें ये अभी 55 पर आता है, 60 से वापस 50 तक आने के बजाय 55 तक आता है फ़र्ज़ करें। फिर जो है ना 80 से जब करंट आता है 50 पर तो इसको 40 तक वापस आना चाहिए था, लेकिन ये 40 तक वापस नहीं आता। फ़र्ज़ करें ये 55 से 50 तक वापस आया। तो जब करंट वापस 0 तक पहुंच चुका है, मैग्नेटिक फील्ड 0 तक नहीं आया, तो डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो करंट होता है वो तेज़ी से डाउन होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्लोली डाउन होता है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है हिस्टैरिसीस। मैग्नेटिक फील्ड का स्लोली डिक्रीज होना करंट के मुकाबले में, ये बात क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस कहलाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो करंट आ चुका है 0 पर, लेकिन अभी तक मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुई। तो करंट के 0 होने पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितनी मैग्नेटाइजेशन बाकी होती है इसको नाम दिया जाता है रिमनेंस या रिटेंटिविटी का। ये क्या कहलाती है, रिमनेंस या रिटेंटिविटी। अब हम इस रिमनेंस या रिटेंटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से 0 पर वापस आ जाए। तो इस मकसद के लिए आप बैटरी की पोलैरिटी करेंगे रिवर्स और रिवर्स करंट अप्लाई करेंगे ताकि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है वो रिवर्स हो जाए। तो जब आप रिवर्स करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर करंट जो मैग्नेटाइजेशन है वो डाउन होना शुरू होगी और ज़ीरो की तरफ आएगी। तो इस प्रोसेस को ना कोअर्सिविटी के नाम दिया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को 0 तक लाने के लिए, रिमनेंस से 0 तक लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है, कोअर्सिविटी कहलाता है। और इस मकसद के लिए आप जो रिवर्स करंट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कोअर्सिव करंट। इस मकसद के लिए जो आप करंट इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, कोअर्सिव करंट कहलाता है। अब आपने अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करना है तो जो मैग्नेट है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो दोबारा मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब उसकी मैग्नेटाइजेशन ना रिवर्स डायरेक्शन में होगी। यानी कि पहले आयरन बार का जो नॉर्थ पोल बन रहा था अब वो साउथ पोल बन जाएगा, और जो साउथ पोल बन रहा था अब वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिया है, अगेन सैचुरेट कर दिया है। फिर हम करंट को डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर वही सिचुएशन के करंट 0 पर चला जाएगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 तक नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव साइड पर भी इसमें रिमनेंस या रिटेंटिविटी रहेगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और इसको इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर। लेकिन अब ये सेम उस पॉइंट पर, ओरिजिन पर नहीं आया जिस पॉइंट से हमने इसको स्टार्ट किया था।
अब आप इस पॉजिटिव करंट को अगेन बढ़ाएंगे तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा और चलते चलते ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, सैचुरेशन तक पहुँच जाएगा और ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो अगर आप ग्राफ पर गौर करें तो ग्राफ जो है वो लाइन की शक्ल में नहीं बना, ये बना है लूप की शक्ल में। तो इस वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है इसको हिस्टैरिसीस लूप का नाम दिया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो इसके मैग्नेटाइजेशन करंट और मैग्नेटाइजेशन के दरमियान जो ग्राफ बनाया जाता है वो किसकी शक्ल में बनता है, लूप की शक्ल में बनता है। तो इस लूप को नाम दिया जाता है हिस्टैरिसीस लूप का। इस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें तो इसका एरिया ना अच्छा खासा ज़्यादा बन रहा है। तो अगर एरिया ज़्यादा बनेगा तो ये मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता। अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, और अगर ये डीमैग्नेटाइज्ड है तो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल आमतौर पर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। इसके बरक्स अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप का एरिया समान हो, जैसा कि आपको दूसरी शक्ल में आ रहा है, तो ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज करना भी आसान होता है और डीमैग्नेटाइज करना भी आसान होता है। तो ऐसे मटेरियल ना टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती है, तो कम हिस्टैरिसीस लूप एरिया रखने वाले मटेरियल इस तरह की सिचुएशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ऐसे मटेरियल जो है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब टॉपिक्स में जो टर्म्स आई हैं उनको हम वन बाय वन एज अ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे जो पहली टर्म है हमारे पास वो है सैचुरेशन। तो इट इज़ द स्टेट इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल reaches its maximum magnetization. Even if the external magnetic field is increased further, the magnetization does not increase. मतलब ये हुआ कि वो जो हमने मैग्नेटाइजेशन करंट इंक्रीज़ किया था तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था। तो जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा इसको हम कहेंगे सैचुरेशन। अब अगर आप मैग्नेटाइजेशन करंट मज़ीद भी बढ़ाएं तो उससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की के मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो इस अमल को कहते हैं सैचुरेशन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हिस्टैरिसीस। व्हेन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन एंड देन मैग्नेटाइजेशन करंट इज रिड्यूस्ड बैक टू ज़ीरो, द मैग्नेटाइजेशन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन करंट विच इज़ नोन एज हिस्टैरिसीस। मतलब क्या हुआ कि जिस अंदाज में करंट और मैग्नेटाइजेशन पहले इकट्ठे गए थे, जब आप करंट को रिड्यूस करेंगे ज़ीरो तक तो वो वापस इकट्ठे कोई नहीं आएंगे। मैग्नेटाइजेशन स्लो हो जाएगी, पीछे रह जाएगी, जबकि करंट उसी तरह तेज़ी से रिड्यूस होगा जैसे पहले इंक्रीज़ हुआ था। तो इस अमल को कहते हैं हिस्टैरिसीस। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो इनको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये एक जगह मैग्नेटाइजेशन की जगह एग्नेटाइजेशन लिखा हुआ है और ये लैग्स है लफ्ज़, मैग्नेटाइजेशन लैग्स LAGS, तो इधर भी स्पेलिंग गलत हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रिमनेंस और रिटेंटिविटी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिटेन्ड बाय ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिमूव्ड। तो जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया था, मतलब हमने मैग्नेटाइजेशन करंट को वापस ज़ीरो तक पहुंचा दिया था, तब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म नहीं हुआ था। तो जितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट बच गई थी उसका नाम है रिमनेंस और रिटेंटिविटी। फ़र्ज़ करें हम इसको सैचुरेशन तक ले गए थे, फ़र्ज़ कर लें भाई 70 टेस्ला तक ले गए थे, फिर हमने करंट ज़ीरो कर दिया तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो पर नहीं होगी। लेट अस कंसीडर के 20 टेस्ला जो है ना इसमें अभी तक भी बाकी है, तो वो जो 20 टेस्ला है वो रिमनेंस और रिटेंटिविटी कहलाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास कोर्सिविटी है।
It is a reverse magnetic field required to reduce the remanent magnetization to zero. तो वो जो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो करंट पर भी बच गई थी उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने रिवर्स करके करंट अप्लाई किया था ताकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाए और फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करके हम उसको रिमनेंट मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो पर लाए थे। तो इस अमल का नाम है कोअर्सिविटी। करंट यूज फॉर दिस पर्पज़ इज़ नोन एज कोअर्सिव करंट। तो कोअर्सिविटी के अमल के लिए हम जो करंट इस्तेमाल करते हैं उसको कोअर्सिव करंट का नाम दिया जाता है। जी नेक्स्ट हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है। व्हेन ग्राफ इज ड्रॉन फॉर मैग्नेटाइजेशन करंट एंड मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ ए लूप दैट इज़ नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। तो जब हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है मैग्नेटाइजेशन करंट और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान, तो वो ग्राफ एक लूप की शक्ल में होता है जिसे हिस्टैरिसीस लूप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है हिस्टैरिसीस लॉस। एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। तो जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तब भी एनर्जी ज़ाय होती है और जब उसको डीमैग्नेटाइज किया जाता है तब भी एनर्जी ज़ाय होती है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान डोमेन्स ख़ुद को अलाइन और डी अलाइन करती हैं। तो डोमेन्स की रोटेशन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। जी इट हैज़ लार्ज वैल्यू फॉर वाइडर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप एंड स्मॉल वैल्यू फॉर स्मॉलर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। तो अगर तो हिस्टैरिसीस लूप का किसी मटेरियल के हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी जो हिस्टैरिसीस लॉस एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया किसी मटेरियल के लिए कम है तो फिर हिस्टैरिसीस लॉस एनर्जी की अमाउंट भी कम होगी। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक materials which has a smaller area of hysteresis loop are called soft ferromagnetic materials। इधर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बच्चों, ये आप ठीक कर लेना। तो वो मटेरियल्स जिनका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया छोटा है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो यहाँ हम हिस्टैरिसीस लूप के हवाले से ये डेफिनेशन देख रहे हैं। वैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसी तरह हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं मटेरियल्स विच हैव लार्जर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज़्यादा हो वो क्या कहलाएंगे? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये भी हम हिस्टैरिसीस लूप के हवाले से इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। वैसे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटाइज करना भी आसान नहीं है, और जब वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं तो फिर उनको डीमैग्नेटाइज करना भी आसान नहीं है। तो ऐसे मटेरियल जो है वो परमानेंट मैग्नेट के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब इस टॉपिक में से जो सवालात MCQ या शार्ट में आ सकते हैं हम वो सवाल देख लेते हैं। जब आप ये टॉपिक तैयार कर लें तो आप इन सवालात को बतौर टेस्ट यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप इधर से सवाल सुनते जाएं और दिल में जवाब देते जाएं। अगर आपको जवाब आते हैं तो टॉपिक तैयार, वरना तैयार नहीं है। व्हाट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? व्हाट इज़ मैग्नेटिक सैचुरेशन? व्हाट इज़ मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस? What is remanence? What is retentivity? What is coercivity? What is coercive current? What is hysteresis loop? What is hysteresis loss? What are soft ferromagnetic materials? What are hard ferromagnetic materials? Which materials are suitable for permanent magnet? And the final one is which materials are suitable for transformer core। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।